आज हम तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर के टॉपिक सहायक संधि पर बात करेंगे। सहायक संधियां लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा भारत में करी गई कुछ ऐसी संधियां थीं जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। लॉर्ड वेलेज़ली, जिनका कि कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी का रहा, वे 26 अप्रैल 1798 को सर जॉन श्योर, जो कि इनसे पूर्व के गवर्नर जनरल भारत में थे, उनके बाद भारत में आए। क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कमिश्नर रह चुके थे, इसलिए इन्हें भारतीय जो विषय थे उनके ऊपर पकड़ थी, उनकी पूर्ण जानकारी इनको थी और ये साम्राज्यवादी नीति और हस्तक्षेप की नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। जिस समय ये गवर्नर जनरल बन के भारत आए, उस समय कंपनी का जो क्षेत्र था, यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रभाव का एरिया था, ये प्रभाव का जो क्षेत्र था, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई तक का था। और भारत आने के बाद वो संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे, यानी अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उन सब पर अंग्रेज़ों का शिकंजा कस जाए और धीरे धीरे अंग्रेज़ वहाँ अपने राज्य की स्थापना कर सकें। और ये एक राज्य की जो सीमा विस्तार थी, उसकी योजना को लेकर भारत आए थे और ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि उद्देश्य था, जिसकी वजह से उन्हें भारत भेजा गया था। वेलेज़ली ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो नीति अपनाई, वो सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंसेस के नाम से जानी गई। ये अत्यंत विख्यात हम कह सकते हैं नीति थी, जिसने भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों की शक्ति का विस्तार तो किया ही, भारतीय राज्यों के भी जो कमज़ोरी थी उसको स्पष्ट किया। अपनी ये जो नीति निर्धारित उन्होंने करी, उसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग करी और उस प्लानिंग के तहत उन्होंने सबसे पहले तो भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की योजना बनाई और फिर उन्होंने यानी दो तरह से दो पहलू रखे गए थे। एक तो मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा ये संधि कर लेना और दूसरा युद्ध करके भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लेना। यानी जो शासक मैत्रीपूर्ण तरीके से समर्थन नहीं देना चाह रहे थे अंग्रेज़ों को, उनके साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार था। तो वेलेज़ली ने भारतीय राजनीति को चूँकि अच्छी तरीके से समझ चुका था, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने विस्तार किया। वे जानते थे कि कॉर्नवालिस और सर जॉन श्योर की जो अहस्तक्षेप की नीति थी, यानी राज्यों के आंतरिक जो विषय थे उनमें वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। उनसे मतलब अंग्रेज़ राज्यों के आंतरिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं रख रहे थे। वो उस नीति के पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार वो नीति यानी हस्तक्षेप की नीति कंपनी के हितों की सुरक्षा नहीं कर रही थी। भारतीय राजनीति को कंपनी के अनुकूल बनाना, यानी भारतीय शासकों को कंपनी के पक्ष में लेकर आना और कंपनी की सीमा का विस्तार करने के लिए हस्तक्षेप की नीति कारगर नहीं थी, इसलिए एक सक्रिय हस्तक्षेप की नीति की आवश्यकता थी। वेलेज़ली को इसी उद्देश्य से कंपनी ने भारत में भेजा था और उसका सोचना ये था कि वो भारत में कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करेगा तथा फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था उसे समूल नष्ट करेगा। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने कुछ शत्रु राज्यों के साथ युद्ध किए, अनेक राज्यों के साथ उसने ज़बरदस्ती संधि स्वीकार करने के लिए उन राज्यों को बाध्य किया और कुछ राज्यों को बिना युद्ध के ही कुशासन के आधार पर अपने संरक्षण में लिया।
इस नीति ने कंपनी के राज्य में तो निश्चित तौर पर विस्तार किया, साथ ही साथ भारतीय जो राज्य थे उनको कमज़ोर बनाया, अंग्रेज़ों का वर्चस्व बनाया, और हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भी इस परिस्थिति से उत्पन्न होकर आए। तो ये सहायक नीति, सहायक संधि की जो नीति थी वो क्या थी? जैसा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि वेलेज़ली एक बहुत ही घोर साम्राज्यवादी गवर्नर रहा, तो उसने बहुत ही आसान तरीका, जो कि प्रभावशाली भी रहा, वो व्यवहार में लिया। ये अस्त्र जो था वो सहायक संधि के नाम से जाना गया। ये इस प्रकार की जो संधि की व्यवस्था थी वो भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने करी थी, और वो आवश्यकता अनुसार क्या कर रहा था, भारतीय नरेशों को सैनिक सहायता देता था, बदले में उनसे धन प्राप्त करता था। बाद में क्लाइव और कॉर्नवालिस ने भी थोड़ा बहुत इसका सहारा लिया, लेकिन इस व्यवस्था को सुनिश्चित तरीके से, या हम कह सकते हैं कि व्यापक स्वरूप प्रदान जो किया गया वो वेलेज़ली द्वारा ही किया गया। सहायक संधि की जो महत्वपूर्ण शर्तें थी वो क्या थी? पहली बात तो कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो भी राज्य होता था, देश होता था, वो अपनी विदेश नीति कंपनी को पूर्ण रूप से सौंप देता। दूसरा, वो कंपनी की अनुमति के बगैर किसी भी अन्य राज्य के साथ ना तो युद्ध करता था, ना ही मैत्री संबंध, ना ही संधि, किसी भी प्रकार का कोई संबंध, चाहे वो युद्ध का हो चाहे वो दोस्ती का हो, वो स्थापित नहीं कर सकता था। फिर संधि को जो स्वीकार कर लेता था राज्य, वहाँ पर एक अंग्रेज़ी सेना उसके राज्य में रखी जाती थी, जिसका कि भार राजा स्वयं उठाता था। देसी राज्य जो थे वो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति भी करने को स्वीकारा था उन्होंने, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि रेजिडेंट के नाम से जाना जाता था, वो इन राज्यों की जिन्होंने सहायक संधि कर ली थी उनके दरबार में रहता था, जिससे कि अंग्रेज़ों को शासक के दरबार में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। एक तरीके से हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेज़ों का उस राज्य के ऊपर स्थापित हो रहा था। अगर मान लीजिए सहायक संधि जिन राज्यों ने स्वीकार कर ली है, उनका किसी अन्य देशी राज्य के साथ, किसी अन्य भारतीय राज्य के साथ संघर्ष हो रहा है, तो अंग्रेज़ उसमें मध्यस्थता करेंगे, ऐसा उन राज्यों को स्वीकारना पड़ रहा था। एक अन्य शर्त के मुताबिक कंपनी इन राज्यों को जो कि इन ऊपरी सारी शर्तों को स्वीकारते हुए कंपनी के साथ संधि कर लेते थे, जो कि सहायक संधि ही होती थी, तो फिर उसके बदले में कंपनी उस राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी देती थी, और उस शासक को ये आश्वासन भी देती थी कि वह उनके आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी विदेश नीति जो थी वो अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले ली थी, लेकिन आंतरिक कलह, आंतरिक जो प्रशासन था उस पर अंग्रेज़ों ने अपना कोई आधिपत्य रखने की बात नहीं करी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सीधी सीधी विदेश नीति के ऊपर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था, और ये एक साम्राज्यवादी जो लालसा थी उसको शांत करने का एक अचूक अस्त्र सहायक संधि के रूप में देखा गया। तो जो राज्य सहायक संधि कर रहे थे वो अंग्रेज़ी राज्य का धीरे धीरे अंग बनते जा रहे थे। जब संधि करी थी उन्होंने तब इनडायरेक्टली, और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने बहुत सारे राज्यों को अपने अधिकार में सीधा प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार में लिया। इसके गुणों की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेज़ों के लिए निश्चित तौर पर लाभकारी सिद्ध हुई थी। सबसे पहले तो इसने अंग्रेज़ों के साधनों में, कंपनी के जो साधन थे उसमें वृद्धि करी। भारतीय शक्तियों से जो उन्हें धन प्राप्त हो रहा था, जो प्रदेश प्राप्त हो रहे थे, उससे कंपनी के साधन का विस्तार हुआ। कंपनी अब भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी, क्योंकि उसने अब देशी राज्यों के बाहरी नीति के ऊपर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि सैन्य व्यय में भी कमी आई थी, क्योंकि इस संधि से वेलेज़ली ने जिन राज्यों के साथ संधियां करी थी उन सबके राजाओं की सेना
के यहाँ पर अपनी सेनाएं रखी थी और उन सारी सेनाओं का खर्चा जो था वो राज्य उठा रहा था जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि करी थी। तो क्या हुआ, इससे अंग्रेज़ों की सैनिक स्थिति सुदृढ़ हो गई क्योंकि अंग्रेज़ सेना रख पा रहे थे और उस सेना का खर्चा भी उन्हें नहीं उठाना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने राज्यों को बाहरी आक्रमणों से जो सुरक्षा प्रदान करी थी, उससे कंपनी को ये लाभ हुआ कि जो राज्य थे वो तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षित हो ही गए, साथ ही साथ कंपनी भी युद्ध करने से बच गई क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे राज्यों के साथ सहायक संधि कर ली थी। और अब चूँकि ज़्यादातर राज्य कंपनी के साथ सहायक संधि में आ गए थे तो वे आपस में एक दूसरे की जो उनकी दुश्मनी थी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई, क्योंकि सहायक संधि की हमने देखा शर्तों में ये कहा गया था कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य से ना तो युद्ध कर सकता था ना ही संधि कर सकता था। ऐसे में कंपनी को जो युद्धों के लिए खर्चा करना पड़ रहा था वो नहीं कर रहे थे और इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई। इस संधि से जो कंपनी ने बाहरी आक्रमण की सुरक्षा की बात करी थी, उससे कंपनी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई थी, युद्धों से बच गई थी, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि आपस में जितने भी ज़्यादातर राज्य जो थे अब कंपनी के साथ संधि कर चुके थे, तो ऐसे में वो सभी मित्र हो गए थे कंपनी के, और चूँकि कंपनी के मित्र हो गए थे इसलिए उनकी एक दूसरे से दुश्मनी समाप्त हो गई थी, क्योंकि कंपनी के मित्र उस राज्य के मित्र थे जिसने कि कंपनी से सहायक संधि करी थी। फ्रांसीसियों का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व था वो भी अब कमज़ोर हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ कर ली थी और ऐसे में फ्रांसीसी शक्ति धीरे धीरे भारत में कमज़ोर होती चली गई। चूँकि अब झगड़े नहीं हो रहे थे आपस में, जैसा अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं हम कि कंपनी के मित्र एक दूसरे के मित्र हो गए थे इनडायरेक्टली, तो ऐसे में जो आंतरिक कलेश थे वो कम हो गए, आपसी तनाव जो था रियासतों का, राज्यों का, वो करीब करीब ख़त्म सा हो गया और भारत में लोग अब शांतिपूर्वक रहने लगे थे। हालांकि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी साम्राज्य जो था उसकी शक्ति का विस्तार हुआ और धीरे धीरे वो समृद्ध होती चली गई आर्थिक दृष्टि से भी। फिर वेलेज़ली के जो उद्देश्य थे, साम्राज्यवादी उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति भी इस संधि ने पूर्ण रूप से करी थी। अब हम जब इसके दोषों की बात करते हैं तो ये कंपनी के लिए तो वरदान सिद्ध हुई, लेकिन भारतीय रियासतों के लिए ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा इसका, क्योंकि उन्होंने देसी राज्यों की, भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी इसके द्वारा और वो कंपनी के ऊपर आश्रित हो गए थे। ये शक्तिहीन हो गए उनकी बाहरी नीति बाह्य नीति जो थी वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गई। अंग्रेज़ों की अनुमति के बगैर ना संधि कर सकते थे ना ही युद्ध कर सकते थे। आर्थिक संकट बढ़ गया था क्योंकि कंपनी की जो सेना थी उसका व्यय इन्हें उठाना पड़ रहा था और इससे उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो कमज़ोर होने लगी थी। तो कंपनी की बड़ी बड़ी सेनाएं थी जिनका खर्चा इन्हें उठाना पड़ रहा था। इनकी कंपनी की तो सेना इन्हें अनिवार्य रूप से रखनी पड़ रही थी। जो इनकी जो स्थायी सेना थी यानी देसी राज्यों की जो स्थायी सेनाएं थी उन्हें इन्हें भंग करना पड़ा क्योंकि इतना खर्चा वो उठा नहीं सकते थे। तो ऐसे में बेरोज़गारी, असामाजिक और आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी और अव्यवस्था हो गई। तो हम देखते हैं कि कंपनी ने विदेश नीति पर अपना कंट्रोल कर लिया था, लेकिन गृह नीति कंपनी के हाथ में नहीं थी। तो ऐसे में रियासतें जो थी, रियासतों के जो शासक थे वो आंतरिक व्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं रहे। अब जो राज्य थे उन्हें जब सुरक्षा प्राप्त हो रही थी तो वो पूर्ण रूप से कंपनी के भक्त हो गए थे, वो कंपनी के समर्थक हो गए थे। राष्ट्रीयता और आत्मगौरव की भावना जो थी वो समाप्त हो गई थी और अब अपने आप को बचाए रखना, अपने हित के लिए राज्य का भोग विलास वे करने लगे थे। तो हम देखते हैं कि इन सारी स्थितियों ने
कंपनी की स्थिति जो जो कंपनी की इस व्यवस्था थी, इसने कंपनी की कंडीशन को, कंपनी को भारत के अंदर एक शक्ति तो प्रदान करी थी, लेकिन भारतीय राज्यों का खोखलापन नज़र आने लगा था। कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिन पर अंग्रेज़ों ने इस तरह की संधि थोप कर उन्हें अपने अधिकार में लिया था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम को अंग्रेज़ों ने इस संधि के माध्यम से अपने अधिकार में लिया। 1795 में हैदराबाद, जो कि दक्षिण का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, वो मराठों से पराजित होकर दुर्बल हो गया था और उसने 1798 में अंग्रेज़ों से संधि करी, जिसके अनुसार नवाब ने अपने राज्य में 6 बटालियन अंग्रेज़ों की रखी थी, चूँकि दक्षिण भारत अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले सहायक संधि करने के लिए राज़ी हुआ था। तो दक्षिण के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए, मराठों के ऊपर, मैसूर के ऊपर, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बड़ी सेना हैदराबाद में रखी थी। साथ ही फ्रांसीसी सेनापतियों को निज़ाम ने अपने राज्य से अलग कर दिया था, निकाल दिया था। तो हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी तक हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव कम हो गया, अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इस राज्य से धन भी प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना शुरू कर दिया था। मैसूर का राज्य, जो कि हैदर अली द्वारा स्थापित किया गया था और जिसने दक्षिण में अपनी शक्ति का बहुत अच्छे से विस्तार किया था, जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ हम देखते हैं कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान अब मैसूर के शासक के रूप में स्थापित था। उसने अंग्रेज़ों से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था अपनी पिता की मृत्यु के बाद भी, लेकिन उसकी मृत्यु चतुर्थ मैसूर युद्ध में हो गई थी और फिर उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ का जो शासक था राजा कृष्ण राव, उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली और अंग्रेज़ों को अपना एक बहुत बड़ा प्रांत जो था वो सौंप दिया। इसी तरीके से वेलेज़ली ने अवध के ऊपर भी अपना राज्य स्थापित किया। अवध, जो कि बंगाल जब हमने किया था तो देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था और जो बफर स्टेट की जैसे कार्य कर रहा था अंग्रेज़ी राज्य और भारतीय राज्यों के बीच में। वो एक समृद्ध राज्य था और इसे अब नवाब ने यहाँ के शासक यानी नवाब जो था यहाँ का, उसको कमज़ोर बताकर, उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अब वेलेज़ली ने इस प्रांत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा था और उसने सेना को भंग कर दिया। यानी भारत पर जमाल शाह, जो कि सेंट्रल एशिया से आ रहा था, वो आक्रमण करने वाला था और अंग्रेज़ अब चाह रहे थे कि नवाब पूरी तरीके से नवाब जो है वो अंग्रेज़ों की इस नीति के तहत कार्य करें। तो कुशासन का आरोप लगाने के लिए उन्होंने नवाब से कहा कि वो अपनी सेना को भंग करें और अंग्रेज़ अपनी सेना में वृद्धि करेंगे। नवाब ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वेलेज़ली ने उसे गद्दी त्यागने का आदेश दिया और अंत में 1801 में उसे बाध्य होकर सहायक संधि करनी पड़ी। इस संधि ने अवध का विघटन कर दिया। अवध का जो एक समृद्ध राज्य था, विस्तृत राज्य था, उसको बांट दिया और अंग्रेज़ी सेना को बढ़ा दिया। नवाब के दरबार में एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट की भी नियुक्ति करी और अब अवध के आंतरिक मामलों में भी वो हस्तक्षेप करने का अधिकार इनको प्राप्त हो गया था। तो अवध ने लगभग अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को सौंप दिया था, जिसमें रुहेलखंड, गोरखपुर, गंगा यमुना का जो मध्य दुआब जिसे हम कहते हैं, वो भाग सब अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया था। फिर हम देखते हैं कि 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ संधि करी, जिसमें सबसे पहले सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की, फिर उसके बाद भोसले ने देवगांव की संधि करके मराठा शक्ति का अंत करा। इन्होंने अंग्रेज़ी सेना अपने अपने क्षेत्रों में रखने को स्वीकार किया था और कुशासन के आधार पर जो राज्य अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में लिए थे, उन राज्यों में
कर्नाटक, तंजौर, सूरत, फारुखाबाद, ये कई राज्य थे। हम देखते हैं कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि, फिर भोसले के साथ देवगांव की संधि करने के बाद मराठों ने अंग्रेज़ी सेना अपने यहाँ रखनी स्वीकार कर ली थी। कुछ राज्यों के ऊपर अंग्रेज़ों ने वैसे ही अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, कर्नाटक, तंजौर, सूरत, फारुखाबाद। तो कर्नाटक के ऊपर सबसे पहले अपहरण करके एक तरीके से बिना कोई आरोप के, बिना किसी कारण के इस राज्य पर कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्योंकि ये कंपनी की सेना का खर्चा देने में समर्थ नहीं थी, तो कंपनी ने इस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। उसी तरीके से तंजौर को भी अपनी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाया। तंजौर के शासक तुलाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष जब शुरू हुआ, तो फिर अंग्रेज़ों ने अपना समर्थन सरफोसी, अमर सिंह और सरफोसी के बीच में हुआ था ये दावेदारी का जो झगड़ा था, इसमें सरफोसी को वेलेज़ली ने अपना समर्थन दिया और फिर उससे तंजौर का राज्य अपने अधिकार में लेके उसे पेंशन दे दी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सूरत के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने वहाँ के नवाब की मृत्यु के पश्चात अपने राज्य में इसको मिला लिया। हालांकि इसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ अपनी साम्राज्यवादी नीति का इस प्रकार से पालन करते रहे। और एक अन्य राज्य फारुखाबाद था, जो जिसके कि नवाब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अल्पायु था, तो उस राज्य को भी नवाब ने अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो हम देखते हैं इस तरीके से कि अंग्रेज़ों की जो ये संधि थी, सहायक संधि, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति साबित हुई थी भारत के अंदर अंग्रेज़ी साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में। और वेलेज़ली ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए भारतीय राज्यों को कमज़ोर बनाया।